लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्कोप मैनेजमेंट का जो नॉलेज एरिया था उसको मुकम्मल किया था, और उसके लिहाज से अगर अगेन कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, आज हम नेक्स्ट नॉलेज एरिया को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया, क्योंकि इसके अंदर टाइम की कंस्ट्रेंट को हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस देखेंगे, और पेज 87 को अगर आप देखें तो दिस इज द नॉलेज एरिया विच हैज द मैक्सिमम प्रोसेसेस पर्टिकुलरली इन द फेज ऑफ प्लानिंग। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया है, और उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम प्रोजेक्ट के अंदर टाइम को बेहतर तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ विद इन द कंस्ट्रेंट्स मुकम्मल कर सकेंगे। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और आप इसमें सीखने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। इसके अगर हम इस वक्त पेज 87 के ऊपर प्लानिंग की फेज को देखें तो वहाँ पे 6 प्रोसेसेस आपको नजर आ रहे हैं, और सारे प्रोसेसेस ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और एक प्रोसेस, 7वां प्रोसेस जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज का है, दैट इज द कंट्रोल स्केड्यूल। अगर हम प्लानिंग की फेज के अंदर इसके प्रोसेसेस को देखें, जो कि हमारा सीक्वेंस रहेगा, पहला प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट है। प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, ये उसमें वही काम होगा जो पहले हम प्लानिंग इस तरह के प्रोसेसेस में देख चुके हैं, कि इस पूरे नॉलेज एरिया के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन करेगा, किस टाइम पे करेगा, किस सीक्वेंस में करेगा, किन रिसोर्सेज के साथ करेगा, इन सारों को इसके अंदर देखा जाएगा। ये जिनका माइक ऑन है जी, उनसे गुजारिश है अपना माइक ऑफ कर दें। सैयद अली हसन अपना माइक ऑफ करें, थैंक यू। तो प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर हम इन सारे प्रोसेसेस को प्लान आउट करेंगे, स्केड्यूल करेंगे कि ये सारे प्रोसेसेस कौन कर रहा होगा, कब कर रहा होगा, किस टाइम पे कर रहा होगा, किन रिसोर्सेज में कर रहा होगा। नेक्स्ट डिफाइंड एक्टिविटीज का है, इसके अंदर एक्टिविटीज डिफाइन की जाएंगी, अभी हम इनको डिटेल के साथ देखेंगे। सीक्वेंस एक्टिविटीज के अंदर हम एक्टिविटीज का सीक्वेंस डिसाइड करेंगे कि किस सीक्वेंस के अंदर कौन सी एक्टिविटी होगी, पैरेलल चल रही होंगी या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर एक वन आफ्टर द अदर चल रही होंगी। एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज के अंदर हर एक्टिविटी के रिसोर्सेज को डिसाइड किया जाएगा कि कौन बंदा काम कर रहा होगा। एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन के अंदर एक्टिविटीज के डेज या ड्यूरेशन जो टाइम है वो डिसाइड किया जाएगा, एस्टिमेट किया जाएगा और लगाया जाएगा। डेवलप स्केड्यूल का जो प्रोसेस होगा, ओवरऑल इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जितना काम हुआ है वो यहाँ पे आके इंटीग्रेट हो जाएगा और एक प्रॉपर स्केड्यूल बनेगा। इसकी एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे आप फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आप देखिए जो गैंट चार्ट आप बनाते हैं, जहाँ पे जाके सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा कर लेते हैं, उनका सीक्वेंस भी आ जाता है, उनकी ड्यूरेशन भी आ जाती है, उनका एक स्ट्रक्चर आ जाता है, और टाइमलाइन के ऊपर आप उन सारी चीज़ों को दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वही स्केड्यूल होता है। तो डेवलप स्केड्यूल क्या है, ये ऊपर वाली सारी जितने प्रोसेसेस हैं उनको इंटीग्रेट करके हम एक प्रॉपर वे के अंदर चीज़ों को ले आते हैं कि कौन किस टाइम के ऊपर किन रिसोर्सेज के अंदर किस सीक्वेंस के अंदर काम कर रहे होंगे। तो ये हमारी फाइनल आउटपुट निकल आएगी इन सारे प्रोसेसेस की, और इसके ज़रिए से फिर वो डिसाइड कर लिया जाएगा और वो चलेगा। तो ये ओवरऑल है। और लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस है वो है कंट्रोल स्केड्यूल का। कंट्रोल स्केड्यूल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर होगा, जिसके अंदर तमाम काम जब हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसमें अगर स्केड्यूल के अंदर किसी किस्म की चेंज आती है तो इसको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। जैसे हमने कंट्रोल स्कोप के अंदर देखा था कि स्कोप के अंदर कोई चेंज आती है तो किस तरह देखते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे स्केड्यूल के अंदर कोई चेंज आती है तो कंट्रोल स्केड्यूल के अंदर देखा जाएगा। तो ये एक ओवरऑल इनका कॉन्सेप्ट था। अब हम वन बाय वन डिटेल के साथ देखते हैं कि इन प्रोसेसेस को किस तरह से देखते हैं कि इनपुट्स, आउटपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होंगी।
So we straightforward to go towards the second process, first process, that is the plan schedule management. ये वैसे वही है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर हम तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो इस नॉलेज एरिया के अंदर आ रहे हैं उनको देख रहे होंगे। वही टेक्निक्स एक्सपर्ट जजमेंट मेनली इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर जो मेनली तौर पे जो प्लान किया जाता है स्केड्यूल की एक्टिविटीज को, वो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ही लीड कर रहा होता है, वही एक्सपर्ट होता है। वो अपने साथ एनालिटिकल टेक्निक्स होते हैं। एनालिटिकल टेक्निक्स जो है कॉमन कॉन्सेप्ट है। इस कॉमन कॉन्सेप्ट के लिहाज से कि मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो कि इनपुट्स के लिहाज से आ रहे हैं उनको सामने रखते हुए एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा बंदा कौन सा काम सही तौर पे किस वक्त के ऊपर कर सकता है। तो इस काम को करने को हम एनालिटिकल टेक्निक्स कह रहे होते हैं, जिसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, एफिनिटी डायग्राम को यूज कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखा जाता है। तो इन सारी चीजों को देख के को करने को हम एनालिटिकल टेक्निक्स कह रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो स्केड्यूल को डेवलप करना है, आप उसका प्लान आउट करना है, तो जाए कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं। मीटिंग्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मीटिंग्स के अंदर बैठ के ये चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं। ओवरऑल आउटपुट क्या निकलेगी? स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान निकल आएगा जो कि ओवरऑल चल रहा हो। ये स्केड्यूल जो आखिरी छठा प्रोसेस था वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रोसेस जो कि कॉमनली हर एक के नॉलेज एरिया का पहला प्रोसेस होता है, इसको हम प्लान स्केड्यूल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद है जी सेकंड प्रोसेस, दैट इज द डिफाइन एक्टिविटीज। ये प्रोसेस भी अगर देखा जाए तो हम कर चुके हैं, अगर रिकॉल करें हम कहाँ पे किया है, डिफाइन एक्टिविटीज। जी कोई बता सकता है कि ये काम हम कहाँ पे कर चुके हैं? डिफाइन एक्टिविटीज का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी, बताएं जी कहाँ पे कर चुके हैं? आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर दें ताकि पता लगे कि आप किस तरह से इन चीज़ों को ले रहे हैं, समझ रहे हैं। रिकॉल करेंगे, डिफाइन एक्टिविटीज का काम हम कर चुके हैं, कहाँ पे किया आप? जी WBS में कहाँ पे? सही आप कह रहे हैं, WBS में हमने किया है, लेकिन WBS में कहाँ पे आपको एक्टिविटीज नजर आती हैं? The decomposition is the overall technique which is used in making the WBS. WBS को हम decomposition की टेक्निक से बनाते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो WBS के अंदर हमें एक्टिविटीज कहाँ पे नजर आएंगी? शाबाश शीमा, यस। WBS के लोएस्ट लेवल के अंदर जो चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, जिनको हमने टास्क कहा था या हमने उनको एक्टिविटीज कहा था, वही चीजें हैं जो कि हम डिफाइन कर चुके होते हैं। शहजाद अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीफ नोड एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो इसकी जो टेक्निक दी गई है दैट इज डिकम्पोजिशन। डिफाइन एक्टिविटीज की टेक्निक जो दी गई है वो डिकम्पोजिशन है, और डिकम्पोजिशन से मुराद क्या है कि जो पहले आप क्रिएट WBS के अंदर WBS बना चुके हैं उसका लोएस्ट लेवल देखें तो दोज आर द एक्टिविटीज, तो दोज आर द आइडेंटिफाइड।
एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड, आपने जस्ट उनको वहां से निकालना है, लिस्ट बनानी है, बल्कि बनी हुई होती है, जस्ट उसको रिपीट कर देना है। तो आपके सामने आउटपुट के अंदर देखें, पहली आउटपुट नजर आ रही है एक्टिविटी लिस्ट, तो दैट विल बी योर एक्टिविटीज। तो आप एक्टिविटीज यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सेकेंड टेक्निक जो लिखी हुई है रोलिंग वेव प्लानिंग, दैट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इसको जरा ध्यान से जरा देख लीजिएगा, ये इट इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज एंड इंटरव्यू कि रोलिंग वेव प्लानिंग क्या होती है। रोलिंग वेव प्लानिंग इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम इस तरीके के साथ प्लान आउट कर रहे होते हैं चीजों को। यहाँ पे देखें एक्टिविटीज को डिफाइन करने का प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे एक्टिविटीज की डेफिनेशन के ऊपर या उनकी लिस्ट के ऊपर। रोलिंग वेव प्लानिंग का मतलब यह है कि हम सिर्फ उन एक्टिविटीज को प्लान आउट करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे जो कि इमीडिएट फ्यूचर के अंदर आ रही हैं, पूरे प्रोजेक्ट की नहीं करेंगे। जो हमारे पास जिनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिनको हम समझ सकते हैं, जिनको हमने फौरी तौर पे करना है, सिर्फ उनको लेंगे और उनको प्लान आउट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको लिस्ट के अंदर रखेंगे, और जो बाद में आने वाली होंगी उनके बारे में अजम्पशंस ले सकते हैं या फिलहाल उनको छोड़ सकते हैं। तो जब थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा और इंफॉर्मेशन आएगी, मजीद क्लैरिटी होगी, तो उनको भी हम प्लान आउट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ उनके ऊपर हम फोकस करेंगे जो कि इमीडिएट फ्यूचर की हो सकती हैं या जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास अबंडेंस के अंदर या क्लैरिटी के साथ अवेलेबल है। इस कॉन्सेप्ट को रोलिंग वेव प्लानिंग कहते हैं। इसको इस एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अगर आपको याद हो, आपकी प्रपोजल के अंदर आपको आपके प्रोजेक्ट का फाइनल प्रोजेक्ट का प्लान मांगा गया था, तो वो हाई लेवल प्लान मांगा गया था कि आप सिर्फ डिलीवरेबल्स के लिहाज से चीजों को प्लान आउट करें कि आपकी प्रपोजल कब आ रही है, आपका D1 कब आ रहा है, D2 कब आ रहा है, प्रोडक्ट रिव्यू 1 कब आ रही है, लेकिन डिटेल नहीं मांगी गई। लेकिन जब आपने प्लानिंग का डिलीवरेबल दिया D1 का, तो उसमें आपने डिटेल दी, लेकिन उतनी डिटेल दी जितनी आपको पता थी। 8th सेमेस्टर का जो आगे आना है उसकी डिटेल नहीं मांगी गई थी, सिर्फ 7th की डिटेल मांगी गई थी कि 7th सेमेस्टर के अंदर रहते हुए आप सारी चीजें किस तरीके के साथ कर रहे होंगे। और इस 8वें के अंदर जाके जब आप आए हैं, तो अब आप उसका भी डिटेल प्लान बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो फिर वहां पे जाके डिटेल्स आ जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करना, जितनी चीजें कर सकते हैं इमीडिएटली तौर पे उनको करना, और जो फ्यूचर की लॉन्ग टर्म की हो सकती हैं उनको अपने वक्त पे आने पे या क्लैरिटी आने पे उनकी डिटेल को प्रोवाइड कर लेना। इट इज नोन एज रोलिंग वेव प्लान। तो ये इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है कि आप इमीडिएटली तौर पे सारी चीजों को फोकस नहीं करते, बल्कि जो इमीडिएटली तौर पे हो सकती हैं उनको करते हैं, और बाकियों को उनके वक्त आने पे, मजीद इंफॉर्मेशन आने पे, मजीद क्लैरिटी आने पे उनको भी फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, उनको भी साथ लेके चलते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रोलिंग वेव प्लानिंग। तो ये काम करते हुए, एक्टिविटीज को डिफाइन करते हुए भी, अगर आप इमीडिएट फ्यूचर की सिर्फ एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके लिस्ट के अंदर रखते हैं और बाकियों के बारे में आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि दोज विल बी क्लियर्ड, आर डिटेल विल बी प्रोवाइडेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम when the information will be available. So this will be known as rolling wave planning. तीसरी टेक्निक एक्सपर्ट जजमेंट की, ये वही है जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, बार बार हमारे सामने आएगी कि जो हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, जो इस काम करने के माहिर होंगे, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो दिस विल बी द एक्सपर्ट जजमेंट। आउटपुट के अंदर एक्टिविटी लिस्ट आ जाएगी, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स क्या होगी कि हर एक एक्टिविटी के लिहाज से कौन कर सकता है, कितने टाइम में कर सकता है, कितने रिसोर्सेज में कर सकता है, तो इस तरह की डिटेल जो अवेलेबल होंगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। माइलस्टोन लिस्ट होगी। माइलस्टोन लिस्ट क्या होगी? जो माइलस्टोन डिक्लेयर किए जाएंगे, कि जैसे आपके फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर D1, D2, इस तरह प्रोडक्ट रिव्यू 1, प्रोडक्ट रिव्यू 2, ये सारे माइलस्टोन्स। तो हर प्रोजेक्ट के अपने माइलस्टोन्स होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के साथ मिलकर तय करता है कि इन माइलस्टोन्स को होगा। माइलस्टोन्स अगेन ये याद रखिएगा, these are just the time points during the project where we can see that how much work is completed and how much work is left. ये सिर्फ टाइम पॉइंट्स होते हैं, और ये सिर्फ इस चीज को देखने के लिए, चेक करने के लिए होता है कि हमारे सामने रहे कि हम कितना काम कर चुके हैं और कितना रह चुका है। तो वो कोई भी टाइम डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली तौर पे वो पॉइंट डिक्लेयर किए जाते हैं जहाँ पे काम अपने लिहाज से प्रेजेंटेबल हो, अपने लिहाज से कोई ना कोई मेन चीज अचीव हो चुकी हो, तो उनको हम माइलस्टोन्स के तौर पर डिक्लेयर करके देते हैं। वो एक्टिविटीज की ही अचीवमेंट पे होते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी लिस्ट है उसके अंदर जहाँ पे जाके मेन काम मुकम्मल हो रहा है, उन पॉइंट्स को माइलस्टोन डिक्लेयर कर दिया जाए और उसकी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइन एक्टिविटीज। इसको दोबारा जरा जस्ट टेक 1 मिनट, जरा इसको देख लें कि क्वेश्चन है तो बताएं।
जी जनाब आगे चलें जी। अहमद आपका क्वेश्चन है कि एक्टिविटीज और डिलीवरेबल्स को एक्सप्लेन कर दें, तो इस लिहाज से ये चीज़ है कि एक्टिविटीज जो होती हैं वो तो आपके वो काम है, जो टास्क हैं जो परफॉर्म करने हैं। डिलीवरेबल्स उन एक्टिविटीज के की आउटपुट्स होती हैं कि कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनके नतीजे के अंदर क्या आप काम निकाल के प्रेजेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, आगे आने वाले कामों के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो डिलीवरेबल्स आर एक्चुअली द आउटपुट ऑफ द एक्टिविटीज। ये कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकती है, कोई पीस ऑफ कोड हो सकता है, हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी चीज जो आप बना रहे होते हैं, उन उनके जो काम कर रहे होते हैं उनके लिहाज से जो प्रेजेंटेबल काम निकलता है वो किसी न किसी डिलीवरेबल की शक्ल के अंदर होता है। जैसे इसकी कॉमन एग्जाम्पल आपको फाइनल प्रोजेक्ट्स की है, जहाँ पे आप जो भी आप काम करते हैं उसको किसी एक डिलीवरेबल की शक्ल के अंदर दिखा रहे होते हैं। तो डिलीवरेबल आर एक्चुअली द आउटपुट और द रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, जिसके लिहाज से आप देखते हैं। जी अहमद क्लियर हुआ है जी? ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है जी हमारे सामने सीक्वेंस एक्टिविटीज का। सीक्वेंस एक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीज आप देखिए, देखा होगा आपने आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर भी इस चीज का फेस किया होगा और एक चैलेंज के तौर पे फेस किया होगा कि एक्टिविटीज का सीक्वेंस किस तरह से दें, कि कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस तरीके से करनी है, पैरेलल कौन सी चलानी है और वन आफ्टर द अदर कौन सी चलानी है। तो ये डिफिकल्टी या चैलेंज जो है ये हमेशा फेस किया जाता है और उसके लिहाज से हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम देखनी पड़ती हैं। यहाँ हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि बाद में जाकर एक सीक्वेंस हम दे देते हैं, बाद में जाके पता लगता है कि नहीं ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए था, ये किसी और तरीके से भी हो सकता था और बेहतर शक्ल के अंदर हो सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए पहले इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि डिपेंडेंसीज जो होती हैं एक्टिविटीज के दरमियान वो किस तरह की होती हैं और उनको हम किस तरह से ले सकते हैं। तो इन डिपेंडेंसीज को देखने के लिए दो एंगल के साथ हम देखेंगे। आप ध्यान के साथ सुनिएगा और इन चीजों को नोट कीजिएगा साथ साथ कि डिपेंडेंसीज जो होती हैं या एक्टिविटीज जो होती हैं वो किस तरह से देखी जा सकती हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर हम इनको इस्तेमाल करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो दो एंगल्स के साथ हम डिपेंडेंसीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंगल जो है वो जनरल डिपेंडेंसीज का है और ये चीजें जिस तरह हम डिस्कस करने लगे हैं ये इस तरह से पिन बॉक्स में नहीं है, इस वजह से ध्यान से इन चीजों को नोट कीजिएगा। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला ये चीजें अगर आपको यहाँ पे लेक्चर में नोट कर लेंगे और उसको जब पिन बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे तो फिर समझना बड़ा आसान हो जाएगा और उसको आप रिलेट कर पाएंगे। तो पहला है जी जनरल डिपेंडेंसीज का एंगल, कि जनरल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। ये चार किस्म की होती हैं जनरल डिपेंडेंसीज। पहली है जनाब मैंडेटरी डिपेंडेंसी। मैंडेटरी डिपेंडेंसी, मैंडेटरी डिपेंडेंसी क्या होती है कि दो एक्टिविटीज को दरमियान ऐसी डिपेंडेंसी जिसको आप किसी तरीके के साथ चेंज नहीं कर सकते, उसको आपको एज इट इज लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है। वो जिस तरीके के साथ एग्जिस्ट करती हैं दो एक्टिविटीज, उसमें वन आफ्टर द अदर आपको करना पड़ेगा, उसका सीक्वेंस किसी शक्ल में भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज नोन एज मैंडेटरी डिपेंडेंसी। ये किस तरह से, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी नॉर्मल एग्जांपल आप अगर हम देखें समझने के लिए देखें, जैसे आपके एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग वगैरह होती है, तो जब तक एनालिसिस ना हो जाए आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि डिजाइन पहले नहीं आ सकता एनालिसिस पहले। दिस इज अ मैंडेटरी डिपेंडेंसी। इसी तरीके के साथ आप ये चीज देख सकते हैं, अगर एक और दूसरे किसी किस्म के एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देखें कि जब तक फाउंडेशन किसी बिल्डिंग की नहीं बनाते आप दीवारें नहीं बना सकते। इस तरह जब तक आप दीवारें नहीं बनाते आप छत नहीं डाल सकते, जो मर्जी कर लें आप। दीज आर द मैंडेटरी डिपेंडेंसीज। तो मैंडेटरी डिपेंडेंसीज क्या होती हैं कि जिसके अंदर
हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, जिनको हमें एज इट इज लेना पड़ता है, उनका सीक्वेंस ऑफ चेंज नहीं कर सकते। दीज आर आल्सो नोन एज द हॉट लॉजिक। ये हॉट लॉजिक होती है जिसके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होता है। दूसरी होती हैं जो कि इसका उल्ट होती हैं, दोज आर नोन एज द डिस्क्रेशनरी डिपेंडेंसीज। ये डिस्क्रेशनरी डिपेंडेंसीज होती हैं, डिस्क्रेशनरी डिपेंडेंसीज जिसमें इख्तियार होता है। ये किस तरह की होती है कि जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर या उसकी टीम जो है दो एक्टिविटीज के दरमियान उनकी चॉइस आपके पास आ जाती है, यानी कि आइदर वे में आप कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली तौर पे दो चॉइसेस होती हैं, तो दो एक्टिविटीज को आप पैरेलल चलाएं या वन आफ्टर द अदर चलाएं। तो ये इस तरह की होती है कि जिनके अंदर दोनों को इकट्ठा चलाया जा सकता है या उनको आप वन आफ्टर द अदर कराया जा सकता है। तो उसके अंदर फिर प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी आसानी देखता है, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखता है, अपने इन्वायरमेंटल जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी कंस्ट्रेंट्स को देखता है कि मेरे लिए बेहतर चॉइस क्या हो सकती है, वन आफ्टर द अदर वाली चॉइस बेहतर है या पैरेलल वाली चॉइस बेहतर है। तो उस चॉइस वहां पे जहां पे उसके पास ये रिलैक्सेशन आ सके, उसे ये कुशन अवेलेबल हो सके, तो वो वाली डिपेंडेंसीज डिस्क्रिशनरी होती है। जैसे अगर आप ये देखें कि एग्जांपल ले लें कि आपके पास दो एक्टिविटीज हैं, जिसमें एक एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, दूसरी एक्टिविटी है उन रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने की। तो अब उसके अंदर ये है कि जैसे ही रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ रही हैं, आप दोनों चॉइसेस हो सकती हैं, आसानी हो सकती है, यानी कि उसके पास चॉइस अवेलेबल है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, कि पहले वो ये देख ले कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इकट्ठी हो जाए, गैदर हो जाए, फिर वो उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू करें। दूसरी ऑप्शन ये उसके पास है, अवेलेबल है, कि जनाब जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स आती चली जा रही हैं, गैदर होती चली जा रही हैं, साथ साथ ही उनको डॉक्यूमेंट करता चला जाए। अब वो देखेगा कि मेरे पास ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज की पोजीशन क्या है, मैं उसके डॉक्यूमेंट करने वाले लोगों की अवेलेबिलिटी क्या है, उनकी स्किल लेवल क्या है, हमारे पास टेम्पलेट्स किस तरह के अवेलेबल है, उन सारी चीजों को देखेगा कि मेरे लिए ये दोनों चॉइसेस में से बेहतर कौन सी हो सकती है। क्या साथ साथ किया जाए या पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर होने दिया जाए, फिर देखा जाए, फिर उनको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। तो डिस्क्रिप्शन आ गई, आसानी आ गई, तो वो मैनेजमेंट ईज देखेगा, बेहतर काम करने की पोजीशन देखेगा कि हमारे सामने बेहतर पोजीशन कौन सी हो सकती है, तो उनके लिहाज से उनको डिसाइड कर लेगा। तो जब ये वाली पोजीशन आ जाती है तो हमारे सामने ये डिपेंडेंसी डिस्क्रिशनरी की बन जाती है कि यू हैव द ऑप्शन फॉर गिविंग द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज। सो दिस इज द डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी। इसके बाद तीसरी आती है जी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी वो रिलेशनशिप होता है दो एक्टिविटीज के दरमियान, जहां पे जाके जो डिपेंडेंसी है उसका आपके पास आपके प्रोजेक्ट की इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक नहीं होता, बल्कि आपके प्रोजेक्ट से बाहर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के साथ ताल्लुक होता है। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि फर्ज करें कि आपने आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ रही है, प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा जी प्रिंटर की जरूरत है, उसने कहा जी प्रिंटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अवेलेबल नहीं है और वो तो बाहर से परचेज करना पड़ेगा। अब वो प्रिंटिंग की जो काम है, एक्टिविटी है, वो डिपेंड कर गई परचेज ऑफ द प्रिंटर के ऊपर। अब इसके ऊपर आपका इख्तियार कोई नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन आपको वो प्रिंटर खरीद के देगी, आपके पास आएगा, फिर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो दिस विल बी द एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, ये एक्सटर्नल डिपेंडेंसी होगी। या इसी तरीके के साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है, जब तक वो बाहर से जाके पूरी ना हो तब तक आप नेक्स्ट एक्टिविटी कर नहीं सकते। तो अगेन दिस विल बी दी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी की, जिसकी वजह से आपको काम करना की वजह पड़ रही है। या ये देखें इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, एपिडेमिक्स ऑफ कोरोना आई हुई है, इसकी वबा फैली हुई है, तो ये इसकी वजह से सारे काम रुक गए। तो दिस इज एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, जिसकी वजह से सारे काम या मेजरली काम जो है सारे के सारे रुके हुए हैं। तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं और आपके कंट्रोल में भी नहीं है, आपके प्रोजेक्ट से बाहर का कंट्रोल आ गया। सो दिस इज द एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। इंटरनल डिपेंडेंसी जो है वो होती है कि ये एक ऐसी मैंडेटरी डिपेंडेंसी होती है जो कि आपके प्रोजेक्ट के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन मैंडेटरी होती है। एक्सटर्नल भी मैंडेटरी है, लेकिन ये भी मैंडेटरी है, लेकिन इसकी जो सोर्स है दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसका किस तरीके के साथ इसकी एग्जांपल हो सकती है, वो इस तरह से हो सकती है कि फॉर एग्जांपल यू आर द टेस्टर एंड अनदर डेवलपर इज देयर
और डेवलपर जब तक अपना काम करके आपको नहीं देगा तब तक आप अपनी टेस्टिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। तो दिस इज द इंटरनल डिपेंडेंसी कि वो अपना काम मुकम्मल करे और पीस ऑफ कोड जिसका आपने टेस्ट करना है वो पूरा का पूरा उसको डेवलप कर ले, आपके पास पहुंचे तो आप वो काम कर सके। या फॉर एग्जांपल एक स्पेशल मशीन इस्तेमाल हो रही है, वो एक और बंदा इस्तेमाल कर रहा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही, और आपने भी उसी को इस्तेमाल करना है, लेकिन जब जब तक वो उसको रिलीज नहीं करेगा, अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेगा, आप अपना काम नहीं कर सकते। दिस विल बी द इंटरनल डिपेंडेंसीज। तो ये 4 किस्म की जनरल डिपेंडेंसीज हैं। मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। अब इसके अंदर जरा देखें कि आपकी ये जो मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी है, इनके ये चारों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैंडेटरी जो है ये आपके पास एक्सटर्नल के अंदर भी होती है, इंटरनल के ऊपर भी होती है, डिस्क्रिशनरी भी इंटरनल में भी होती है, एक्सटर्नल के अंदर भी हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकती हैं, और फिर उनको उसी लिहाज से आपको डील करना होता है, डिसाइड करना होता है कि आप एक्टिविटीज को किस तरीके के साथ रखें। तो ये है ना जनरल डिपेंडेंसी एंगल ऑफ एक्टिविटीज डिपेंडेंसीज। जी जनाब, तुम्हें इस एंगल की समझ आई है जी? इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ये अगर ना डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज ही असल में मेन डिपेंडेंसी है जिनके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल होता है, जिनको हम अपनी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो मैनेजमेंट के लिहाज से हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल आता है वो डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसीज के अंदर ही आता है, कि जिसके अंदर हमारे पास चॉइस आ जाती है कि वहां पे जाके फिर आप अपने स्केड्यूल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनको उनके ऊपर आपको मार्जिन अवेलेबल हो सकता है। और ये वो वाली होती हैं जिनके अंदर आपके पास चॉइस आ सके कि आप कौन चीज़ें जो हैं वो ऑप्शंस के ऊपर चली जाती हैं, तो मल्टीपल सिचुएशंस रखी जा सकती हैं। इनको इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल के साथ भी देखेंगे कि फर्स्ट के वही एग्जांपल अगर आप सामने रखें कि आप एक रिक्वायरमेंट गैदर हो रही हैं और साथ ही उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। अब देखिए इसमें कितनी चॉइसेस आपके पास आ सकती हैं। एक चॉइस ये आ सकती है कि आप जब तक आपके पास सारी की सारी रिक्वायरमेंट गैदर ना हो जाए उतनी देर तक आप आगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। एक ऑप्शन ये हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जब तक जैसे जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती चली जा रही है उसी तरह से साथ साथ उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। तो ये डिस्क्रिप्शन है आपकी, क्या आप पहली चॉइस लेना चाह रहे हैं या दूसरी लेना चाह रहे हैं। इसमें कोई हार्ड लॉजिक कोई नहीं है कि आप पहले के साथ स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हैं। ये अब आपकी मैनेजमेंट आसानी के ऊपर चला जाएगा कि आपके पास कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके के साथ चीजें आ रही हैं, तो उनके उनके लिहाज से आप डिसाइड कर लेंगे कि ये कौन सी चॉइस आपके लिए बेहतर हो सकती है और उसको अप्लाई किया जाए। या इसको इस तरीके के साथ आप काम करने के लिहाज से देख सकते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल काम आ रहे हैं और उनकी आप प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो जहां पे जाके प्रायोरिटी सेट करते हुए उन एक्टिविटीज को जिनके सीक्वेंस को आप कहाँ कहीं पे भी रखें तो ओवरऑल कोई फर्क आपके अचीवमेंट ऑफ गोल्स के ऊपर ना पड़ रही हो, तो वो डिस्क्रिप्शन है आपकी। लेकिन जहाँ पे सीक्वेंस चेंज करने से आपके गोल्स अचीव ना हो या डेडलॉक क्रिएट हो तो वो मैंडेटरी है, इसका मतलब उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसको इस तरह से भी समझने के लिए जरा देखें, आपके जो यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके अंदर देखिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो मॉर्निंग का लेक्चर है वो 9:55 पे होता है। अब ये मेरा लेक्चर जो है 9:55 की बजाय अगर 8:25 पे हो जाए कोई मसला है? ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन है अब मैनेजमेंट की, तो उन्होंने मेरा लेक्चर जो है वो 9:55 पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर वो 8:25 पे भी रख दिया जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन है। तो उन्होंने फिर बेस्ट मैनेजमेंट ईज देखी है, बेस्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन देखी है कि किस तरह से बेहतर तरीके के साथ हो सकती है, तो वो वाला सीक्वेंस उनमें से ले लिया। लेकिन अगर मेरा लेक्चर पहला आ जाए या तीसरा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द डिस्क्रिशनरी डिपेंडेंसी। जी अब्दुल हनान, समझ आइए। जी मुनीबा, कॉम्बिनेशन वाली चीज को जरा देख लें। कॉम्बिनेशन को जरा इस लिहाज से देखिए कि आपके पास अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाने लगा हूं, जरा देखिएगा। जैसे भी हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप को प्रिंटर चाहिए,
प्रिंटर परचेज होना है, तो पहली बात है ये कौन सी डिपेंडेंसी होगी, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। दूसरा ये देखें कि क्या ये मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है। इस सिचुएशन में देखें कि ये एक मैंडेटरी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी बन गई है कि जब तक परचेज होके हमारे पास प्रिंटर नहीं आएगा हम प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया, एक्सटर्नल मैंडेटरी। अब इसी तरीके के साथ एक्सटर्नल डिस्क्रिशनरी का कॉम्बिनेशन बन सकता है कि आपके पास एक प्रिंटर था, उसके अंदर आपके पास एक प्रिंटर है अवेलेबल है लेकिन वो खराब पड़ा हुआ है। अब आपके पास दो चॉइसेस आ सकती हैं, या तो उसको ठीक करवा लें या फिर आप बाहर से परचेज कर लें। तो अब आपकी डिस्क्रिप्शन है कौन सा लेना चाह रहे हैं। तो ये फिर कौन सा बन गया आपके पास, डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी आ जाएगी इंटरनल की और एक्सटर्नल की। तो इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि आपके पास डिपेंडेंसीज किस तरह से हो सकती है। तो आप बाई कॉन्सेप्ट देखिए, बाई कॉन्सेप्ट इनको समझ लें, फिर जो भी कॉम्बिनेशन किसी एक्टिविटीज दो एक्टिविटीज के दरमियान आ सकता है तो उसको आप समझ के एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके के साथ हो सकता है। जी मुनीब समझ आइए। जी और कोई सवाल कोई करना चाहे। और ये आगे चलते हैं। ये तो एंगल था जनरल डिपेंडेंसीज का। नाउ द सेकंड एंगल वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द टेक्निकल एंगल। तकनीकी एतबार से भी अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं इनको अपने सामने रखना है। इनके लिहाज से अब हम टेक्निकली तौर पे देखेंगे कि जब हम स्केड्यूल बना रहे होते हैं तो वहां पे जब हम डिपेंडेंसीज देते हैं, देनी होती है, तो वो हम इस एंगल के तहत देते हैं जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। जो ऑलरेडी डिस्कस किया है वो हम अपने ज़हन में रखेंगे, वो हमारे लाशऊर के अंदर चलेंगे कि एक्सटर्नल होती हैं, इंटरनल डिपेंडेंसीज होती हैं, मैंडेटरी होती हैं, डिस्क्रिशनल होती हैं। वो सारी अपनी जगह के ऊपर साथ साथ कॉन्सेप्ट चलेंगे। लेकिन जब हमने कोई डिपेंडेंसी रिलेशनशिप देना होगा टेक्निकली तौर पे गैंट चार्ट के अंदर या एमएस प्रोजेक्ट वगैरह तरह की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए, तो वो अब जो एंगल हम डिस्कस करने लगे हैं वो इनके तहत दी जाती है। तो ये भी चार हैं जी। अब ध्यान के साथ साथ नोटबुक रखिएगा और साथ साथ जरा प्रैक्टिस कीजिएगा या साथ साथ नोट कीजिएगा कि ये कौन सी, क्योंकि ये हमने अप्लाई करनी होती है, इनको इस्तेमाल करेंगे हम आने वाले दिनों के अंदर। पहला रिलेशनशिप है जी दो एक्टिविटीज के दरमियान जो हो सकता है, दैट इज नोन है फिनिश टू स्टार्ट। जो इस वक्त आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी, पिनबॉक की स्क्रीन नजर आ रही है जी। इसके अंदर देखें जरा, सबसे पहले जो हमें सबसे टॉप के ऊपर रिलेशनशिप नजर आ रहा है जिसको फिनिश टू स्टार्ट कहा गया है। अच्छा जी, इनको डिस्कस करते हुए ना एक दो पॉइंट्स हैं उनको मद्देनजर आपने रखना है, उनके साथ आपने चलना है अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, समय नहीं आएगी। पहला पॉइंट ये है कि जरा देखें कि हर एक्टिविटी की दो चीजें हैं, एक उसका स्टार्ट है, दूसरा उसका फिनिश है। इस तरह ये बी एक्टिविटी है, इसका ये स्टार्ट है, ये फिनिश है। तो जिस रिलेशनशिप को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जिस एंड को हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आपने उसको सामने रखना है। ये दोबारा जरा सुने, जैसे ये पहला रिलेशनशिप हम डिस्कस कर रहे हैं फिनिश टू स्टार्ट, तो इसका मतलब क्या है कि फिनिश आपने ये पहली एक्टिविटी का लेना है, ये प्रेडिसेसर एक्टिविटी कहलाती है। सिर्फ इसके फिनिश पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है और स्टार्ट पॉइंट आपने ये सक्सेसर एक्टिविटी का सामने रखना है। बाकी एक्टिविटी बी का एंड पॉइंट क्या है आपने नहीं इसको देखना, फोकस ही नहीं करना। इस तरह से एक्टिविटी ए का स्टार्ट कहां पे हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखना। आपने सिर्फ मद्देनजर रखना है ए एक्टिविटी का फिनिश पॉइंट, बी एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट। सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखेंगे तो ये रिलेशनशिप समझ जाएगा, अदरवाइज बाकियों को जब हम डिस्कस करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये आपने बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो जिस एक्टिविटी का जो पॉइंट है
जो उस रिलेशनशिप के अंदर कहा गया है, सिर्फ आपने उसको मद्देनजर रखना है। तो इस पॉइंट को सामने रखेंगे तो ये रिलेशनशिप समझ आनी शुरू हो जाएंगे। तो अब जरा देखिए, फिनिश टू स्टार्ट का मतलब क्या है। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये है कि बी एक्टिविटी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकती, बी एक्टिविटी इज द सक्सेसर एक्टिविटी, ये एक्टिविटी उस वक्त तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक एक्टिविटी ये मुकम्मल तौर पे फिनिश ना हो जाए। बस ये दो पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने। एक्टिविटी ए का स्टार्ट कब हो रहा है, नो कंसर्न। बी एक्टिविटी कब खत्म हो रही है, नो कंसर्न। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है इस रिलेशनशिप के अंदर कि एक्टिविटी ए खत्म होगी मुकम्मल तौर पे, फिर बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। यानी कि ये वो वाला रिलेशनशिप है, वहां पे हम ये रिलेशनशिप देते हैं जहां पे हम ये बताना चाह रहे हो कि एक एक्टिविटी मुकम्मल तौर पे खत्म होगी, फिर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट की जाएगी, तो फिर फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप इस तरीके के साथ लिया जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर अभी एग्जांपल हम ले रहे थे, हम कहते हैं कि जब सारी की सारी नींव फाउंडेशन मुकम्मल हो जाएगी, फिर हम दीवारें बनाने स्टार्ट करेंगे। तो फाउंडेशन मुकम्मल होगी, नींव जो है वो खोद ली जाएगी, बन जाएगी, फिर दीवार स्टार्ट होगी मुकम्मल तौर पे। पहले ही एक्टिविटी खत्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, फिर दूसरी एक्टिविटी दीवार को बनाने वाली स्टार्ट की जाएगी। तो रिलेशनशिप क्या है, फिनिश टू स्टार्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम कहते हैं कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल तौर पे गैदर हो जाएंगी, फिर हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है, फिनिश टू स्टार्ट। हम कहते हैं जनाब कि हमारे पास सारी की सारी डायग्राम्स एनालिसिस की बन जाएंगी, फिर हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है, फिनिश टू स्टार्ट। तो एक एक्टिविटी मुकम्मल तौर पे फिनिश करते हैं और फिर दूसरी को स्टार्ट करते हैं, तो वो रिलेशनशिप ये वाला पहला। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलेशनशिप फिनिश टू फिनिश, ये वाला फिनिश टू फिनिश। और से देखें इसमें हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जरा देख लें। जब हम फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप ले रहे हैं, पहला रिलेशनशिप ले रहे हैं, इसको आप देखें जिस तरह हमने डिस्कस किया है, तो ये इसमें कोई पैरेललिज्म नहीं होगा, मतवाजी एक्टिविटीज इसमें नहीं चल सकती। पहले रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट के अंदर मतवाजी एक्टिविटीज नहीं, एट अ टाइम दो एक्टिविटीज नहीं चल सकती। इसके अंदर कंडीशन लग चुकी है, या ऐसी ये रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक्टिविटीज वन आफ्टर द अदर चलेंगे। एक एक्टिविटी मुकम्मल तौर पे खत्म होगी तो फिर दूसरी होगी, तो इसका मतलब है इसमें पैरेललिज्म नहीं आएगा। लेकिन बाकी रिलेशनशिप्स के अंदर देखेंगे हम जाके, बाकी तीनों रिलेशनशिप्स के अंदर पैरेललिज्म आ सकता है, बल्कि आता है। जरा देखिए इसको, फिनिश टू फिनिश को देखिए। इसके अंदर ये कहा जा रहा है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि बी एक्टिविटी सक्सेसर एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, कि बी एक्टिविटी उस वक्त तक, बी एक्टिविटी जो सक्सेसर एक्टिविटी है उस वक्त तक हम खत्म नहीं करेंगे जब तक ए एक्टिविटी खत्म ना हो जाए। अगेन यू नीड टू फोकस जस्ट ऑन दी फिनिश पॉइंट्स ऑफ बोथ एक्टिविटीज। दोनों एक्टिविटीज के जस्ट फिनिश पॉइंट्स को आपने गौर करना है। इनके स्टार्ट कहां पे जा रहे हैं, अगेन नो कंसर्न, उनके बारे में कतई नहीं सोचना। आपने सिर्फ सोचना है दोनों एक्टिविटीज के फिनिश पॉइंट पे। एक्टिविटी बी उस वक्त तक हम फिनिश नहीं करेंगे जब तक ए एक्टिविटी जो कि प्रेडिसेसर एक्टिविटी है वो खत्म ना हो जाए। तो एग्जांपल से समझिए जरा, वही एग्जांपल लें कि आपके पास दो एक्टिविटीज हैं, जिसमें एक एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, दूसरी एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की, आप उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जब ये रिलेशनशिप लगाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि उस वक्त तक आप रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट करने को खत्म नहीं करेंगे जब तक सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं हो जाती। सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन करने की खत्म होगी। देखिए लॉजिकल रिलेशनशिप बनता है, और पैरेललिज्म इसके अंदर आएगा कि जैसे जैसे एक्टिविटीज, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदर होकर आ रही हैं, आप उसी तरह से उनको डॉक्यूमेंट करते चले जा रहे हैं। और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स कब खत्म होगी, जब सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो चुकी है। So this is the relationship finish to finish। जी समझ आई है जी, इन दो रिलेशनशिप की समझ आई है। ओके, अगर ये फिनिश टू फिनिश आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट जो स्टार्ट टू स्टार्ट है ये समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमारे पास कंसर्निंग पॉइंट्स क्या है, दोनों एक्टिविटीज के स्टार्टिंग पॉइंट्स।
what are going to be there with their finished minds, no concern at the moment for start to start relationship. अब इसमें क्या कहा गया है कि बी एक्टिविटी को उस वक्त तक, बी एक्टिविटी इज द सक्सेसर एक्टिविटी एंड एक्टिविटी ए इज द प्रेडिसेसर एक्टिविटी, तो उस वक्त तक बी एक्टिविटी को आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक एक्टिविटी ए स्टार्ट ना हो चुकी है। अगेन यही एग्जांपल को जरा देखें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग की और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि डॉक्यूमेंट इन दोनों के ऊपर आप ये रिलेशनशिप अगर अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करने के काम को, एक्टिविटी को आप उस वक्त तक स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक गैदरिंग ना हो रही हो। गैदरिंग स्टार्ट होगी तो तभी आप डॉक्यूमेंट कर सकेंगे ना। तो अगर सिर्फ इस फोकस पॉइंट के ऊपर इस चीज का रिलेशनशिप आप देना चाह रहे हैं तो रिलेशनशिप क्या होगा, स्टार्ट टू स्टार्ट, कि बी एक्टिविटी जो कि रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करने की है वो उस वक्त स्टार्ट हम करेंगे जब हमारे पास पहली इससे एक्टिविटी जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये पोजीशन हमने देनी हो, ये सिचुएशन हमने देनी हो, तो हम रिलेशनशिप क्या यूज करेंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट। सो दिस इज द थर्ड रिलेशनशिप। अब चौथा है जी स्टार्ट टू फिनिश। ये एक रेयर और एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसके अंदर जो इस वक्त आपको डायग्राम नजर आ रही है स्टार्ट टू फिनिश की, इसमें सबसे पहले ध्यान के साथ एक एडजस्टमेंट कर लें। इसमें जो एक्टिविटी बी है दिस इज द प्रेडिसेसर एक्टिविटी। इसमें एक्टिविटी बी जो है ये प्रेडिसेसर है और एक्टिविटी ए सक्सेसर एक्टिविटी है। ये बुक में मेंशन नहीं है लेकिन ये आप खुद आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। स्टार्ट टू फिनिश के अंदर एक्टिविटी बी इज द सक्सेसर एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी बी इज द प्रेडिसेसर एक्टिविटी एंड एक्टिविटी ए इज द सक्सेसर एक्टिविटी। और स्टार्ट टू फिनिश का रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि ए एक्टिविटी उस वक्त स्टार्ट की जाएगी, बी एक्टिविटी उस वक्त फिनिश की जाएगी जब एक्टिविटी ए स्टार्ट हो चुकी हो। एक एक्टिविटी चल रही है वो उस वक्त तक खत्म नहीं की जा सकती जब तक एक और एक्टिविटी आके उससे कंट्रोल ना ले। इसको हम स्टार्ट टू फिनिश कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझना आसान हो जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट को रिलेट करना होगा आपको, अदरवाइज जस्ट कहने से ये चीज समझ नहीं आती। जैसे आपकी बुक के अंदर भी यही एग्जांपल दी गई है, वो बड़ी लॉजिकल और सिंप्लीफाइड एग्जांपल है कि जैसे ये जो गार्ड्स होते हैं अपनी ड्यूटीज कर रहे होते हैं, इनकी पोजीशंस को देखिए। फर्ज करें कि एक गार्ड है, उसकी जो ड्यूटी है वो 10 बजे खत्म होनी और उसके बाद एक दूसरे गार्ड ने आके वो चार्ज लेना है, उसकी जगह के ऊपर ड्यूटी देनी है। अब जो दूसरा गार्ड है जिसने आके ड्यूटी देनी है उसकी जगह के ऊपर, वो 10 बजे नहीं आता। तो क्या जो पहले वाली एक्टिविटी जो चल रही है, जो ड्यूटी वो गार्ड दे रहा है, क्या वो अपनी ड्यूटी खत्म करके चला जाएगा? वो उस वक्त तक अपनी ड्यूटी खत्म नहीं कर सकता, चाहे 10 बज गए हैं और आगे टाइम चला गया है, जब तक नेक्स्ट पर्सन आके उससे चार्ज नहीं ले लेता। वो 10:30 आता है, 11 बजे आता है, 12:30 आता है, उसको वेट करना पड़ेगा। वो आता है और फिर वो अपनी ड्यूटी को खत्म करता है और दूसरा अपनी स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज नोन एज स्टार्ट टू फिनिश। इसको हम स्टार्ट टू फिनिश कहते हैं। तो जनाब अली ये 4 रिलेशनशिप्स हैं। इन चारों को जरा दोबारा से देखें जी, इस पर रिवाइज करें और कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। ये स्टार्ट टू स्टार्ट को दोबारा देख लें। स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब ये है कि जो आपकी सक्सेसर एक्टिविटी है वो उस वक्त तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक प्रेडिसेसर एक्टिविटी स्टार्ट ना हो जाए। ये जनरल रिलेशनशिप है। आप कोई भी एक्टिविटी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि उससे पहले वाले सारे काम हो चुके हैं या स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो पहले स्टार्ट हो चुकी है और उसका जो काम
आ रहा है वो इस काबिल है कि उसके लिहाज से आगे वाला काम किया जा सकता है, तो आप उसके बाद में आने वाले काम को स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब पहले वाले काम का स्टार्ट होना जरूरी है अगर आप आगे आने वाला काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या कह रहे होते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट। जैसे आपको एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, गैदर होकर आनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो रिलेशनशिप इज स्टार्ट टू स्टार्ट। जी हनान, समझ आइए। जी फिनिश टू फिनिश को देख लें। फिनिश टू फिनिश के अंदर ये होता है कि हम उस वक्त तक सक्सेसर एक्टिविटी को खत्म नहीं करेंगे जब तक कि आपकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती। इसी एग्जाम्पल को लें, अगर आप दो एक्टिविटीज हैं जिसमें एक रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है और दूसरी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की है, आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन खत्म करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त तक आप फिनिश नहीं करेंगे जब तक सारी रिक्वायरमेंट गैदर नहीं हो जाती। इसका मतलब कि पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग का खत्म होना जरूरी है, तब जाके आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स खत्म करना कर सकते हैं। तो दिस विल बी फिनिश टू फिनिश। कि आप सक्सेसर एक्टिविटी को फिनिश करना चाह रहे हैं तो उससे पहले उसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी का काम खत्म होना जरूरी है। ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, या ऐसी टाइप को हम क्या कहते हैं, फिनिश टू फिनिश। जी ये बड़ा अच्छा सवाल किया फातिमा अजीज ने। यही कंफ्यूजन इन दो रिलेशनशिप्स के अंदर आती है, दोबारा इसको देख लें। स्टार्ट टू फिनिश और फिनिश टू स्टार्ट, पहला रिलेशनशिप और आखिरी रिलेशनशिप। देखिए फिनिश टू स्टार्ट के अंदर ये होता है कि आपके पास दो एक्टिविटी साकत पड़ी हुई है कि फिनिश टू स्टार्ट के अंदर एक एक्टिविटी मुकम्मल तौर पे खत्म होगी तो फिर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, देयर इज अ वेटिंग स्टेज। फिनिश होगा यानी कि एक एक्टिविटी चल रही, एक एक्टिविटी जो है वो खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है। इसके अंदर प्रेडिसेसर और सक्सेसर को ध्यान के साथ देखें। इसके अंदर सक्सेसर वेटिंग में है, आपके पास जो बाद में एक्टिविटी आ रही है वो वेटिंग स्टेज में है पहले रिलेशनशिप के अंदर, कि जब तक पहली एक्टिविटी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होती फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो रिलेशनशिप है स्टार्ट टू फिनिश, इसके अंदर एक एक्टिविटी चल रही है, उसका टाइम भी खत्म हो चुका है, उसने अपने जो टाइम एलोकेट किया गया था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब दूसरी एक्टिविटी आ नहीं रही। वो एक्टिविटी आएगी, आके उससे अपना कंट्रोल लेगी, फिर चलेगी। ये इसमें फर्क है। इसके अंदर कंडीशन ज्यादा सख्त है, पोजीशन स्टार्ट और फिनिश के अंदर पोजीशन ज्यादा सख्त है कि एक एक्टिविटी हम खत्म कर सकते हैं, उसका टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन पोजीशन ऐसी आ रही है जब तक दूसरा आके वो सारी चीजें हैंड ओवर नहीं करता, आगे नहीं चलता, तो वो उस वक्त तक हम दूसरी एक्टिविटी को, पहली एक्टिविटी को खत्म नहीं कर सकते हैं। उसको हम स्टार्ट और फिनिश कह रहे हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल के साथ देखें, जिस तरीके के साथ ये रेले रेस होती है, देखिए 4x4 की रेस होती है, 4x100 की, कि जिसके अंदर जाके एक बंदा भागा आ रहा है, उसके हाथ में एक छोटी सी स्टिक होती है, वो आके दूसरे को वो स्टिक पकड़ाता है तब वो दौड़ सकता है, उससे पहले वो दौड़ नहीं सकता। ये वो वाली पोजीशन है। तो इसी तरीके से लेगेसी सिस्टम्स होते हैं। लेगेसी सिस्टम्स उस वक्त तक खत्म नहीं किए जा सकते जब तक उनका अल्टरनेटिव तैयार नहीं हो जाता। उतनी देर तक आप उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। हो सकता है टाइम ओवरलैप्स हो जाए, हो सकता है वो टेक्नोलॉजीज खत्म हो चुकी है। आपके पीजीसीएल के अंदर जाके देखिए मेन फ्रेम सिस्टम अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि उनके अल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल नहीं। उसके अंदर भी यही चीज है कि उस वक्त तक आप इनको फिनिश नहीं कर सकते जब तक कि उनका अल्टरनेटिव स्टार्ट ना हो जाए। तो ये अल्टरनेटिव वाली चीज है कि जब तक आपके पास उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है एक्टिविटी की, उतनी देर तक आपको करंट एक्टिविटी को कंटिन्यू करना पड़ता है। जो पहली वाली सिचुएशन है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करना पड़े, उसमें यह है कि एक एक्टिविटी है, बस आप वेट कर रहे हैं कि वो अपना काम खत्म करे, दूसरी आप फौरी तौर पर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें वेटिंग स्टेज कोई नहीं है। ये फर्क है दोनों के। जी समझ आइए।
अच्छा जी, ये बताएं आप कि अब हमने इन प्रेजेंटेशन देनी है इसकी डायग्राम्स की या रिलेशनशिप्स की। ये बताएं कि आपने सीपीएम एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी, क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस, ये आपके डिलीवरेबल्स के अंदर भी शामिल है। अगर ये किया हुआ है तो जरा रिकॉल करें, नेटवर्क डायग्राम क्या होती है? नेटवर्क डायग्राम में इन चार रिलेशनशिप्स में से कौन सा रिलेशनशिप आप यूज करते हैं नॉर्मल? या आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है जी नेटवर्क डायग्राम की? तो ये देखें, एक ही प्रोजेक्ट की फर्ज करें, एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर दो हमारे पास एक्टिविटीज हैं और बी, तो उनको दिखाया गया है। तो दिस इज द एक्टिविटी ऑन नोड और प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। कि पहले के अंदर दो एक्टिविटीज हैं, वो वन आफ्टर दी अदर हैं कंप्लीटली तौर पे, कि ए कंप्लीट होगी तो फिर बी चलेगी। तो रिलेशनशिप यहाँ पे कौन सा है? फिनिश टू स्टार्ट का। दूसरे के अंदर ए और बी पैरेलल चल रही हैं। अब ए और बी अगर पैरेलल चल रही हैं तो यहाँ पे जो बाकी तीनों रिलेशनशिप है वो तीनों आ सकते हैं। फिनिश टू फिनिश भी आ सकता है, स्टार्ट टू स्टार्ट भी आ सकता है, स्टार्ट टू फिनिश आ सकता है, जब पैरेललिज्म क्योंकि तीनों के दरमियान शेयर हो सकता है। तो ओवरऑल प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड क्या होता है उस वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जिसके अंदर हम एक्टिविटीज को नोड के अंदर रखते हैं और रख के उनके प्रेडिसेसर्स और सक्सेसर्स को दिखा देते हैं। तो जो इस वक्त आपको ये दोनों डायग्राम्स नजर आ रही हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड टू शो द रिलेशनशिप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो ये जनाब पहली टेक्निक थी प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड, जिसको ये जो हमने रिलेशनशिप डिस्कस किए इनको इस्तेमाल करते हुए इस तरह से हम नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। तो दैट विल बी दी प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड। तो एक और मेथड होता है जिसको एरो डायग्रामिंग मेथड कहते हैं या एक्टिविटी ऑन एरो कहते हैं। दैट वाज आल्सो यूज्ड, अब आजकल नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो एक दूसरा भी है। जस्ट एज इंफॉर्मेशन नोट कर लें कि ये दो मेथड होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड और दूसरे को कहते हैं हम एरो डायग्रामिंग मेथड, जिसके अंदर एक्टिविटीज एरो पे आती हैं। उसको एक्टिविटी ऑन एरो भी कहते हैं या एरो डायग्रामिंग मेथड एडीएम भी कहते हैं। लेकिन जो यूज आजकल किया जा रहा है फ्रीक्वेंटली, जिसके बुनियाद पे एप्लीकेशंस बनी हुई हैं ये मुख्तलिफ ये कॉन्सेप्ट्स को करने के लिए, वो पीडीएम ही है, प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड है जो आपको दिखाया गया। सेकेंड टेक्निक थी इसकी, डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन। ये चीज जो हमने डिस्कस की दो एंगल्स के साथ, जो रिलेशनशिप्स हमने डिस्कस किए, जनरल डिपेंडेंसीज जिसमें मैंडेटरी थी, डिस्क्रिशनरी थी, एक्सटर्नल और इंटरनल थी, और उसके बाद दूसरा एंगल टेक्निकल का हमने डिस्कस किया जिसमें फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश था। तो ये डिपेंडेंसी डिटर्मिनेशन की एग्जाम्पल थी। उसके बाद तीसरा है लीड्स एंड लैग्स। लीड्स एंड लैग्स जो है ना, ये आपको फूड फॉर थॉट दिया जा रहा है। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपने खुद से काम करके आना है, जरा देखना है ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। ये दीज आर नॉट द टेक्निक्स, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। लीड्स और लैग्स जो है ये कॉन्सेप्ट्स।
इनको आपने खुद से जरा बुक में पढ़े, पिनबॉक में लिखा हुआ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ, नेट पे सर्च आउट करें और अपनी एग्जांपल्स लेके आइएगा। जो उन्होंने डिस्कस की हुई है वो एग्जांपल समझें, समझने के बाद अपनी एग्जांपल ड्राइव करें। और आप फाइनल प्रोवाइड कर रहे हैं और डेफिनेटली आई थिंक सो कि यू हैव फेस्ड दीज कॉन्सेप्ट्स। इनको अगर वहां रिलेट करेंगे तो यह हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके फाइनल प्रोवाइड के अंदर आपने लीड्स और लैग्स को इस्तेमाल जरूर किया होगा, या इनको आप निकाल सकते हैं। तो इनको आप करें, देख के आपने आना है कि ये किस तरीके के साथ चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ये आप देखिएगा। आप जनाब आज का लेक्चर जो है वो सारा जरा दोबारा से रिवाइज कर लें, देख लें, कोई क्वेश्चन है तो बताएं।